नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। मेरे साथ हैं आज भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं और बीजेपी संसदीय दल के प्रवक्ता भी हैं। अनुराग ठाकुर जी, जी मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहला मेरा सवाल अनुराग जी, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अच्छे दिन की बात की जा रही थी। क्या आपके अच्छे दिन आए? मुझे लगता है पूरे देश के अच्छे दिन आए हैं। पिछले 10 वर्षों में सबसे कम तेल के दाम हुए तो आज हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में महंगाई दर सबसे कम हुई है तो इन 9 महीनों के अंदर हुई है। अगर आप कुल मिलाकर देखें तो पूरी दुनिया भर में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है कि अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए 11.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मात्र 5 महीनों के अंदर मोदी सरकार ने नए बैंक खाते खुलवाए हैं। उनको 30,000 रुपये का जीवन बीमा, 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ये दुनिया में कभी नहीं हुआ। ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। लेकिन अनुराग जी, मैं बात कर रहा हूँ, ये उम्मीद की जा रही थी, हिमाचल के लोगों को, जनता को ये उम्मीद थी कि आप जो है, जैसे ही मोदी सरकार बनेगी, आप जो हैं उसमें कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। क्या आपके अच्छे दिन क्यों नहीं आए? देखिए, मेरा मंत्री बनना ना बनना एक अलग विषय है। हिमाचल प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जो मिला है। और मुझे लगता है पार्टी बहुत कुछ भविष्य की रणनीति को देखकर करती है और पार्टी ने वो किया है, जो मुझे लगता है मीडिया में चर्चा करने का विषय भी नहीं है। लेकिन पार्टी जो करती है वो पार्टी के हित में करती है और उससे मैं बिल्कुल आप भविष्य की बात कर रहे हैं। क्या आप भविष्य 2017 में हिमाचल में देख रहे हैं अपना? भविष्य पार्टी में कहीं भी हो सकता है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ दिनेश जी। मैं अकेला एक ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में हूँ जिसको 3 बार युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला। नितिन गडकरी जी के साथ, राजनाथ सिंह जी के साथ, अमित शाह जी के साथ। ये सौभाग्य की बात है। कम उम्र में तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से 3 बार लोकसभा का सांसद बनकर आया हूँ। सबसे युवा पार्टी का प्रवक्ता बना हूँ संसदीय दल का। मुझे लगता है बहुत कुछ पार्टी ने दिया है। लेकिन अनुराग का दिल कहाँ, केंद्र में है या फिर राज्य में? राज्य के लिए आपका दिल धड़कता है? जहाँ पार्टी काम करने का मौका देती है वही आपका स्थान होता है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है कि देश भर के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। ये अपने आप में एक चुनौती भी है, लेकिन मोदी जी जैसा जब नेतृत्व आपके पास होगा तो युवा आकर्षित हैं उनके प्रति। ज़रूरत है केवल उनको एक प्लेटफॉर्म देने की, अपनी बात रखने की, राजनीति से जुड़ने की, समस्याओं को उठाकर उनका समाधान करने की। और ये मुझे लगता है हमने पिछले कुछ वर्षों में किया है। क्या 2017 के लिए आप हिमाचल के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जहाँ पर काम करने के लिए कहेगी वहाँ पर काम करूँगा, लेकिन उस पद के लिए मैं अपने आप को नहीं देखता। पिछले कुछ दिनों में आपके पिता पर पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं प्रेम कुमार धूमल, उन पर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने आरोप लगाए आपकी संपत्ति को लेकर, और अब वो कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्या आप सीबीआई की जांच के लिए तैयार हैं? वीरभद्र सिंह जी इस देश के झूठ बोलने वाले सबसे बड़े नेता हैं। उनकी राजनीति झूठ पर चलती है। जो व्यक्ति खुद सीबीआई की जांच झेल रहा है, जिसके ऊपर कई आरोपों के साथ तथ्य भी दे दिए गए, वो ऐसे परिवार से आते हैं जो एक पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री के पद चिन्हों पर चलते हैं। अमरिंदर सिंह जी ने 10 साल पहले आरोप लगाए थे। 10 सालों बाद कोर्ट में माफ़ी हाथ जोड़कर मांग कर गए कि मुझे माफ़ कर दो, इसमें तथ्य कुछ नहीं थे। उन्होंने हाथ जोड़े हैं। वीरभद्र सिंह नाक रगड़ कर माफ़ी मांगेंगे तब भी माफ़ी नहीं मिलने वाली, क्योंकि झूठ से राजनीति में आप किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हो, लेकिन जिस बात में तथ्य नहीं है उस पर कोई। आप कह रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बिना तथ्यों के जो है आरोप जो है आपके और प्रेम कुमार धूमल जी के ऊपर लगाया जाए। दिनेश जी, मैं वीरभद्र जी को खुली चुनौती देता हूँ। अगर एक भी उसमें कोई सच्चाई निकली, कुछ भी निकला, हमारी ओर से कांग्रेस नेताओं की बेटियों के लिए शादी का तोहफा। अगर सीबीआई की जांच की वो बात करते हैं, अगर सीबीआई की जांच हो भी जाए तो आप उसके लिए तैयार हैं? अरे हमें क्या फ़र्क है, हमारे कहने ना कहने से क्या है। उनको करवानी तो करवाएं। वो केवल जनता का ध्यान गुमराह करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं
कि प्रदेश में 2 सालों में उनकी सरकार खनन माफिया, ड्रग माफिया, वन माफिया, भू माफिया इस नाम से जानी जाने लगी है। आप हिमाचल के किसी कोने में जाओ, चंबा में जाओ, पेड़ काटकर ख़त्म कर दिए, शिमला में जाओ, पेड़ काटकर ख़त्म कर दिए। बड़े बड़े आरोप ही नहीं, तथ्य सामने आए हैं। जांच चल रही है, खड्डें खाली होगी, सारा वहाँ से जितनी रेता बजरी है उसके दाम 300 रुपये से बढ़कर 3-3 हज़ार रुपये पे हो गए। आप अंदाज़ा लगाइए, ड्रग्स जो हिमाचल में कहीं नहीं होती थी, आज हिमाचल को पंजाब के साथ साथ ड्रग्स के रूप में जाना जाने लगा। अनुराग जी, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल जो एक दूसरे का आमना सामना और एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, अब क्योंकि दिल्ली के चुनाव है उसके चलते एक साथ आ गए। देखिए, 2 बातें, जो ड्रग्स की समस्या है उस पर प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमें अपनी युवा पीढ़ी को नशों से बचाना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जो भी करना होगा हम वो करेंगे। पंजाब नशा मुक्त हो, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हिंदुस्तान में नशों से कोई नौजवान पीड़ित ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। अनुराग जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से 2 परिवारों में एक लड़ाई है, हिमाचल की जो जनता है नुकसान उसका हो रहा है? ये परिवारों की लड़ाई नहीं है, कुछ लोगों ने इसको नाम देने का प्रयास किया है। हमारी लड़ाई भ्रष्ट नेतृत्व कांग्रेस के उसके खिलाफ है, जिन्होंने प्रदेश के युवाओं को मरने के लिए मजबूर कर दिया। ड्रग से युवाओं की जान चलेगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हरोली विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से मुकेश अग्निहोत्री वहाँ के विधायक हैं, वहाँ पर 3 नौजवान 20 साल, 22 साल, 24 साल के 1 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। क्या उसके लिए वो जिम्मेदार दोषी नहीं है? वहाँ से करोड़ों रुपए का रेता रोज़ के रोज़ निकलता है, क्या उसके लिए वो दोषी नहीं है? क्या वहाँ पर कटान हो रहे हैं, क्या उसके लिए वो दोषी नहीं है? वहाँ पर भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, क्या इसके लिए सब दोषी नहीं है? दिनेश जी, अगर हम इन बातों से आंख फेरेंगे और हम ये आरोप उनके ऊपर नहीं लगाएंगे तो आप कहेंगे हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। मुझे अपने हिमाचल को बचाना है, मुझे अपने हिमाचल के नौजवान को बचाना है, मुझे अपने हिमाचल के संपत्ति को बचाना है। हिमाचल के लोगों को हमने वायदा किया है उनकी सेवा करने का, उसको पूरा करना। आपको नहीं लगता कि ये जो आरोप की राजनीति है, जिस तरह से वीरभद्र की तरफ से भी वहाँ के मुख्यमंत्री की तरफ से आरोप लगते हैं, उससे ऊपर उठना चाहिए राज्य को? देखिए, आरोप केवल हवा में नहीं होने चाहिए। आपके पास सबूत हैं तो निश्चित तौर पर लगाइए। हमने सबूतों के साथ सदा आरोप लगाए, चाहे वो कटान का था वन का, चाहे वो रेता का था, या चाहे वो आपके वीरभद्र जी की संपत्ति के मामले थे। एक एक मामले को हमने ऑन रिकॉर्ड दिया है और जी टीवी ने उसको सबसे पहले दिखाया था। आपको शायद इस बात का याद होगा, उस समय भी सबसे पहले उनका पर्दाफाश करने के लिए आपके चैनल सबसे आगे आया। अनुराग जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद जी मीडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। अनुराग ठाकुर जी से हमारे सीधे सवाल जारी है। अनुराग जी, पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद पर बात हुई। वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वीरभद्र सिंह, वो इसको नकारते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, इस विषय पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बगैर किसी जांच के, बगैर तथ्यों को जाने किसी बात पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह ज़रूरी है कि प्रदेश की जनता के सामने सच आए। अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं, मंडी ज़िले के एक विधानसभा क्षेत्र में ही बहुत सारे किस्से हुए हैं, तो मुझे लगता है जनता उसका जवाब मांगती है और जवाब से भागना नहीं चाहिए। तो आपको लगता है इसकी जांच होनी चाहिए? निश्चित तौर पर। आखिर क्या ये रूटीन में ही कुछ प्यार के किस्से थे या इसके पीछे कोई और बड़ी बात थी, उसके पीछे जानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। विश्व हिंदू परिषद, उसने इस मामले को, लव जिहाद के मामले को उठाया, और जिस तरह से वहाँ पर ये मुद्दा उठा, आपको लगता है कि इस तरह के जो संगठन है वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान? देखिए, ये मुद्दा किस संगठन ने उठाया वो एक अलग विषय है। इसके पीछे तथ्य क्या है उसको जानने की आवश्यकता है। नाम से मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोई षड्यंत्र के रूप में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो बहुत चिंता का विषय है।
दूसरा, अनुराग जी, भगवाकरण पर बात हो रही है, शिक्षा का भगवाकरण उस पर बात हो रही है। कई बीजेपी के नेता और मंत्री कह रहे हैं कि भगवाकरण होना चाहिए। आपको लगता है, एक युवा नेता है आप, देश के लिए भगवाकरण ज़रूरी है या सही शिक्षा, सही दिशा में शिक्षा ज़रूरी? मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसा कहा कि भगवाकरण होना चाहिए। अगर कुछ बातें गलत हैं, जो तथ्य से दूर हैं, तो मुझे लगता है उस पर एक अपने आप में एक चर्चा होनी चाहिए और उसमें बदलाव करने की आवश्यकता तो करनी चाहिए। हमारी पार्टी में किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि इसका भगवाकरण करना चाहिए। मोदी जी चाहते हैं इस देश के बच्चों को, इस देश के नौजवानों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा मिले। गांव में बैठे छोटे से बच्चे को भी अगर हम ई लर्निंग के माध्यम से ई लर्निंग सेंटर्स बनाएं, तो दिल्ली या बॉम्बे में बैठे बढ़िया से बढ़िया टीचर्स या देश के किसी कोने में हो, वो गांव में रहने वाले बच्चे को भी उतनी अच्छी शिक्षा दे पाएँ जितना शहर में रहने वाला पढ़ता है। ये हमारी इच्छा है। आपकी नई सरकार आई, हरियाणा में नई सरकार आई, वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मैं भगवाकरण करूँगा, अभी तो ये शुरुआत है और ये होकर रहेगा। देखिए, भगवाकरण एक, मुझे लगता है केवल मीडिया में चर्चा करने के लिए एक बड़ा विषय चल सकता है। बड़े स्पष्ट शब्दों में मोदी जी का कहना है, हमारी पार्टी का कहना है कि हमें बढ़िया शिक्षा देश में देनी है, गुणवत्ता लानी है और गांव के कोने कोने तक पहुंचना है, दूरगामी क्षेत्रों तक पहुंचना है। लेकिन दूसरा हिस्सा देखिए, हम शिक्षा पहुंचाने की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सरकार इंस्टीट्यूट को 5-5 साल से खुलने नहीं देती। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2010 में मंजूर हुई, देहरा में खुलनी थी, लेकिन ज़मीन मिलने के बावजूद वहाँ पर काम शुरू नहीं हो पाया क्योंकि वीरभद्र सिंह नहीं बनने देना चाहते देहरा में। केंद्रीय जांच दल आया, जब आपकी यूपीए की सरकार थी उन्होंने भी देहरा को माना, एनडीए की सरकार आई उन्होंने भी देहरा को माना, लेकिन नहीं बनने दिया। और यहाँ पर आपका हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में बनना है, उसको लेकर भी 4 से ज़्यादा साल हो गए, ज़मीन मिली है, वीरभद्र सिंह ने वहाँ पर काम नहीं होने दिया। और तो और हमने एम्स मेडिकल कॉलेज मैंने मंजूर कराया, आईआईएम मैंने मंजूर करवाया, लेकिन उस पर भी राजनीति वीरभद्र सिंह ने करनी शुरू कर दी। इस तरह की राजनीति से काम आगे आपको लगता है कि देश का जहाँ भला हो रहा है, देश का विकास, प्रदेश का विकास हो रहा है, उस राजनीति से ऊपर उठना चाहिए? राजनीति से निश्चित तौर पर ऊपर उठना चाहिए। अगर हमारी सरकार थी, हमने सबसे पहले मेडिकल कॉलेज ईएसआई का मंजूर करवा के मंडी में खोला, आईआईटी मंडी में खोली, हमने एनआईएफटी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हमने कांगड़ा में खोला। हमने तो क्षेत्रवाद नहीं किया। मैंने स्टेडियम बनाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, हमीरपुर लोकसभा में नहीं बनाया, धर्मशाला में बनाया, अगले शिमला में बनाए। आप देखिए शिमला में भी जो हमने बनाया, वहाँ पर भी इन्होंने 30 फीट की दीवार चिनवा दी और कहा बच्चे अंदर खेलने नहीं जाएंगे। इस तरह की मानसिकता के साथ विकास नहीं हो सकता। और मुझे ये लगता है साहब, अगर बच्चों के लिए खेल मैदान बने तो आप उसमें क्यों टांग अड़ाते हैं? आज हिमाचल का नाम दुनिया भर में हुआ तो उस खेल स्टेडियम के कारण हुआ है। दूसरा, अगर अनुराग जी केंद्र सरकार की बात करें, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात करें, अभी तक 7 महीने की सरकार की बात करें, विपक्ष कह रहा है कि उन्होंने घूमने के अलावा कोई काम नहीं किया है, ज़मीन पर जो है कुछ काम दिख नहीं रहा है। 10 वर्षों में इस देश की छवि को जितना मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी गिरा सकते थे, गिरा दिया। एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में इसको जाना जाने लगा। मोदी जी ने आके सबसे बड़ा काम क्या किया है? आपके देश की जो छवि थी उसको बदलने का काम किया है साहब। हिंदुस्तान के बारे में जो लोग सोचते थे आप बिजनेस नहीं करना, आज पूरी दुनिया का इंटरेस्ट वापस हिंदुस्तान पे आकर बना है। क्यों? उनको लगा कि नेतृत्व मिला है, जो कहता है वो करके दिखाता है। मैंने बैंक अकाउंट खोलने की बात कही, मोदी ने कहा करके दिखाया। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ जो वोडाफोन पर लागू किया था, हमारी सरकार ने कहा हम नहीं करेंगे ताकि विदेशी निवेशकों को कोई दिक्कत ना आए। दुनिया भर में इसका संदेश किया। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई आनी चाहिए, डिफेंस सेक्टर में आनी चाहिए, कोल संशोधन अध्यादेश हम लाए और इसके साथ साथ लैंड एक्विजिशन बिल में बदलाव किया। ये किसने किया? हमने मात्र 6 महीनों के अंदर करके दिखाया दिनेश जी, जो पहले नहीं हुआ था। हमने लोकसभा में पास करवाए और कांग्रेस ने राज्यसभा में नहीं होने दिया।
लेकिन हम अध्यादेश लेकर आए, ऑर्डिनेंस लेकर आए, ताकि इस पर काम आगे बढ़ सके। दुनिया भर में एक स्पष्ट संदेश चला गया कि देखिए, मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें नौजवानों को रोज़गार देना है, देश में आधारभूत ढांचा का सुधार करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। हिंदुस्तान में पैसा नहीं है, वो विदेश से आएगा, वो लाने के लिए हमने काम किया है। दूसरी बात, काला धन एक बड़ा विषय चुनाव से पहले था। क्या आज वो विषय है? क्योंकि सबको पता है, हमने आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाकर पहला एजेंडा कोई तय किया तो काला धन वापस लाना। लेकिन अभी तक धन तो कहीं वापस आने का कोई दिख ही नहीं रहा। यह आपका बड़ा वाजिब सवाल है साहब। कांग्रेस के लोग हाहाकार मचा रहे हैं, पैसा वापस नहीं आया। अरे कांग्रेस के लोगों, इतने सालों से आज़ादी के बाद आप सारा पैसा इकट्ठा करके विदेश में ले गए। आप जानते थे कांग्रेस के लोग कि विदेशों में जब काला धन ले गए तो वहाँ के कानून इतनी जल्दी इसको वापस नहीं आने देंगे। लेकिन हमने भी हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर काले धन के खिलाफ आवाज़ उठाई है। पूरी दुनिया को भारत के पक्ष में लाकर मोदी जी ने खड़ा कर दिया। G20 में वो मुद्दा उठाया। अब कांग्रेस को लगता है मोदी जी बाहर क्यों जाते हैं, काले धन के विषय को क्यों उठाते हैं। कहीं ऐसा ना सचमुच काला धन आ जाए। आएगा, एक एक पाई वापस। आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि जल्द जो स्विस बैंक में बात की जाती है कि काला धन जमा है वो वापस आएगा? जल्द वापस आएगा? कानूनी दाव पेच वहाँ पर है, कानूनी दाव पेच वहाँ पर है। वहाँ के कानून इतनी जल्दी आसानी से आपको नहीं लाने देंगे। लेकिन हमने वो 700 के 700 अकाउंट्स पर कार्रवाई की जो कांग्रेस ने नहीं की। हमने SIT का गठन पहले दिन कर दिया जो कांग्रेस ने 3 सालों में नहीं किया। इसलिए कांग्रेस के पास कोई औचित्य नहीं है कि हमारी कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। हमने करके दिखाया साहब। देश हमारे ऊपर विश्वास करता है, तभी लोकसभा चुनाव के बाद 4 विधानसभा चुनाव भी हमने जीते हैं। अनुराग जी, आपसे सीधे सवाल हमारे जारी रहेंगे। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए जी मीडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया IPL पर मैच फिक्सिंग पर, आपको अभी भी लगता है कि क्रिकेट में अभी भी ऑल इज़ वेल? देखिए क्या बातें आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रीनिवासन जी ने जांच में कहीं रोक नहीं लगाई, उन्होंने अपनी ओर से, उनकी कोई कमी नहीं थी। दूसरा, गुरुनाथ मैयप्पन और राज कुंद्रा, इन दोनों का नाम बैटिंग में आया है। तो मुझे लगता है इसके बाद ये देखने की आवश्यकता है कि कानून देश में क्या कहता है, इज़ बैटिंग लीगल और नॉट, उस पर चर्चा करनी चाहिए। और उस पर भी देश में चर्चा हो कि बैटिंग पे क्या आपको कानून। आपको लगता है कि बैटिंग लीगल होना चाहिए? देश के और खेल के हित में क्या है। फिक्सिंग के जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। BCCI ने लेकिन ऑल इज नॉट वेल इन क्रिकेट। ये IPL में जो मैच फिक्सिंग के जो 2 नाम साफ साफ तौर पर सामने आए हैं, आपको नहीं लगता कि ऑल इज नॉट वेल इन क्रिकेट? फिक्सिंग जो करता है उसके ऊपर आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक बैटिंग की बात है, वो जो सट्टेबाजी करते हैं उनके ऊपर अगर आप कोई कानून बनाते हो तो निश्चित तौर पर उसके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई खिलाड़ी अपनी जितनी क्षमता है उससे कम पर खेलता है केवल पैसा कमाने के लिए, तो मुझे लगता है उसको तो कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए, ताकि दर्शकों के साथ कोई इस तरह की बात ना हो कि वो अपने आप को लूटा हुआ महसूस करे। और कोर्ट से अच्छा कोई काम ये नहीं कर सकता। कोर्ट ने पहले दिन कहा मिस्टर श्रीनिवासन शुड स्टेप असाइड, यानी कि अपने कामकाज को छोड़, उन्होंने छोड़ा। साल भर लगा, समय लगा, लेकिन उसके बावजूद आज जो निर्णय आया है उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी होगी। आपको नहीं लगता कि BCCI में भी सफाई की ज़रूरत है? देखिए, मुझे लगता है अगर आप कुल मिलाकर देखा जाए, BCCI ने बहुत अच्छा काम पिछले कई वर्षों में किया है। क्रिकेट को बढ़ावा मिला है। क्रिकेट में कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 1983 का ODI वर्ल्ड कप जीता,
2011 में वर्ल्ड कप जीता और टेस्ट और वनडे में टीम नंबर 1 रही। कुछ ऐसे मुकाम आए हो सकते हैं जहां चंद लोगों के कारण क्रिकेट का नुकसान हुआ है, लेकिन आप उससे पूरे खेल को बदनाम नहीं कर सकते सर। वर्ल्ड कप है, आपने वर्ल्ड कप की बात की, पहले भी वर्ल्ड कप जीता भारतीय टीम ने। इस साल जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, आपको क्या लगता है भारतीय क्रिकेट टीम की संभावनाएं क्या हैं? ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस टफ हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, हम 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वहाँ की कंडीशन से रूबरू हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका लाभ हमें आने वाले समय में मिलना चाहिए। यंग टीम है, मिक्सचर ऑफ यंग एंड सीनियर पीपल, और इससे मुझे लगता है कि इसका लाभ मिलेगा। अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण जो है, इसका लाभ वर्ल्ड कप में मिलेगा। अनुराग जी, आप हिमाचल में आपने सबसे बेहतरीन स्टेडियम जो है ये कहा जाता है, ये माना जाता है दिया। आप हिमाचल में क्रिकेट का जो भविष्य है उसको कैसे देखते हैं? दिनेश जी देखिए, हमारी एक ज़माना था कि टीम एक मैच नहीं जीतती थी। मैंने 5 साल में हिमाचल में क्रिकेट का आधारभूत ढांचा बनाया। मेरे साथियों ने मिलकर हमने हिमाचल की टीम को 5 साल में राष्ट्रीय विजेता रणजी ट्रॉफी के चैंपियंस ग्रुप प्लेट ग्रुप में बनाया। और इसके साथ साथ हमारी सुषमा वर्मा पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जो देश के लिए खेली, और अब कई नौजवान इंडिया अंडर 19 से लेकर इंडिया ए और बाकी एज ग्रुप्स में खेले। सिर्फ अभी वनडे मैच नहीं खेल पाए, और मेरा मानना है जिस तरह से हम अच्छा कर रहे हैं, आज भी रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा है, अपने पूल में हम सबसे टॉप पर चल रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि हिमाचल उज्जवल भविष्य आप मानते हैं? निश्चित तौर पर बहुत उज्जवल भविष्य है। केवल एक बात की कमी है कि पहाड़ी इलाका है। आप देखते हैं कि 9:30 बजे बच्चे स्कूल में जाते हैं और शाम को 3 बजे तक वापस आते हैं। जब तक घर पहुंचना, ग्राउंड पहुंचना, बहुत कम समय उनको मिल पाता है। परिस्थितियां शहरों से बहुत भिन्न हैं, लेकिन फिर भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। हमने उनको अच्छी ग्राउंड्स बना कर दी हैं, अच्छे कोचेस दिए हैं। अब युवराज सिंह की एकेडमी भी वहाँ खुली है। इन सब का लाभ भी हमें मिलेगा। अनुराग जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर के क्या शौक है क्रिकेट के अलावा? मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता है, और नए नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान पाऊँ। और शायद यही कारण है कि आज भी तीसरी बार सांसद बनने के बावजूद मैं रात की बस में बैठता हूँ और सुबह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पहुँचता हूँ। रास्ते पहले कहीं ये भी आरोप आपके ऊपर लगता था कि नहीं, आप तो हाई फ्लाइंग है, कहीं बस में या लोगों से मिलते नहीं हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बस में सफ़र आज भी हिमाचल के देश भर में गिने चुने लोग होंगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते। मैं वो एक सांसद हूँ। मैं पिछले 3 टर्म से, जब से मैं लोकसभा का सांसद बना, रूटीन में करता हूँ। शायद दिखता नहीं है क्योंकि मैं बाकियों की तरह अपनी फ़ोटो खींचकर मीडिया में रिलीज़ नहीं करता। मुझे दिखावे के लिए नहीं करना, मुझे जानने के लिए करना है कि हमारे लोग जो बसों में सफ़र करते हैं उनके लिए कैसी सुविधाएं होनी चाहिए। जो बस अड्डे हैं जहां पर बसें रुकती हैं या बाकी जगह, वहां पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इन सब में क्या बदलाव आए, आम आदमी के जीवन को कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे सुविधाएँ दी जाए, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। मैं ट्रेन से जाता हूँ ये देखने के लिए कि हमारा वहाँ पर किस तरह की सुविधाएँ हैं। मुझे लगा इसमें डब्बे और बढ़ने चाहिए, टाइमिंग में अंतर होना चाहिए, कम समय लगना चाहिए। अब उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं ज़मीन पर अनुभव करने के बाद उसके ऊपर निर्णय लेता हूँ। अनुराग जी, आखिरी सवाल, राजनीति में आप हैं, क्रिकेट आप देखते हैं, BCCI के आप सचिव हैं, अपने परिवार को कैसे आप समय दे पाते हैं? परिवार नाराज़ नहीं रहता क्या? बहुत दिक्कत रहती है। आपने दिनेश जी बिल्कुल सही विषय उठाया, क्योंकि महीने में 25 दिन सफ़र करके अगर आप 5 दिन सिर्फ दिल्ली रहने को मिलेंगे और वहाँ पर भी लोगों का बहुत तादाद में आपसे मिलने का रहता है, तो बच्चों के लिए समय नहीं मिल पाता, पत्नी के लिए समय नहीं मिल पाता। बहुत दिक्कत है, लेकिन यही आपकी ज़िंदगी है। लोगों का प्यार भी आपको बदले में मिलता है। एक दिन में 18 घंटे से 20 घंटे काम करना और 25 दिन महीने में सफ़र करना, आप अपने आप समझ सकते हैं। और कम से कम 400-500 लोगों के फ़ोन एक दिन में आना, हर किसी को लगता है उनका फ़ोन मैं व्यक्तिगत तौर पे उठाऊं, उनको जवाब दूं, तो कई बार संभव नहीं हो पाता। सो अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, लेकिन आप हर उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। अनुराग जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार दिनेश जी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अनुराग ठाकुर। आपको हमारी बातचीत उनसे कैसी लगी, आप हमको लिख सकते हैं editor punjabi@themedia.slgroup
पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।